हम लोग अनुच्छेद 16 पर बात कर रहे हैं, और जब अनुच्छेद 16(1) देखेंगे आप, तो कहता है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ये शब्द लगभग वही है जो अनुच्छेद 14 में हम लोगों ने देखा कि विधि के समक्ष समता होगी, और वहां कहा था विधि के समक्ष समता होगी, और यहां कहा रोजगार एवं नियोजन के मामलों में, ठीक है, विधि के समक्ष समता होगी। इतना फर्क जरूर दिख रहा है, और यह फर्क भी दिख रहा है कि वहां कहा था भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी, और यहां कहा कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो हम बार बार कहते हैं कि वॉट एवर हैज बीन सेड बाय एनीवन, इफ द रूट्स ऑफ दैट can't be shown in the test of there, then his whole statement is rubbish। ठीक है, वो बिल्कुल बेकार की बात है, वो बिल्कुल निरर्थक बात है कानून की दुनिया में। अगर हम बार बार कहते हैं कि अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 14 में वर्णित सिद्धांत का विस्तार है, केवल और केवल बात इतनी है कि अनुच्छेद 14 सबको उपलब्ध है और अनुच्छेद 16 भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, और क्षेत्र और विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो अनुच्छेद 14 जीवन के सभी क्षेत्रों में विधि के समक्ष समता सभी को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में उपलब्ध कराता है, जबकि अनुच्छेद 16 भारत के नागरिकों को राज्य के अधीन, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं, राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार संबंधी मामलों में अवसर की क्षमता उपलब्ध कराता है। तो यह बात बेयर में दिखाई दे रही है, और जब तक यह बात आपको बेयर में दिखाई न दे तब तक आपको यह बात कभी माननी ही नहीं चाहिए। कानून की दुनिया का पहला सिद्धांत कौन कहता है, इससे कोई अंतर नहीं, क्या कहता है यह महत्वपूर्ण है। और जो आप सामाजिक जीवन में हैं वहां कौन कहता है इसका महत्व है। पिताजी कहते हैं, इसे इरेशनल अतार्किक बात, गलत बात, उसे भी लोग ठीक मानते हैं। अगर ऐसा न होता तो आपको दशहरा अब आएगा महीना 2 महीने बाद, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पक्ष में तर्क देने वाले लोग नहीं मिलते, और विभीषण की बुराई करने वाले लोग नहीं मिलते। सामाजिक जीवन में पिता कुछ भी कह रहा है, ठीक है, पिता कुछ भी कह रहा है, उसको फॉलो करना, उसे मान्यता देना, ये ठीक माना जाता है, यद्यपि ये मूर्खता है, और इससे समाज पतन की ओर जाता है। और गया लंका में कोई जीवित नहीं बचा, ठीक है, कोई जीवित नहीं बचा, मीनिंग दर भाई जो वैसा कर रहे थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा, ठीक है, वो नाश की ओर जाने वाला मार्ग है, युक्ति संगत, तर्क संगत, बुद्धिमत्तापूर्ण बात, उसी को मानना चाहिए, और विभीषण ने वही किया। लेकिन समाज विभीषण को ठीक नहीं मानता, ठीक है। तो ये सामाजिक जीवन की बात है कि कौन कहता है, इस आधार पर बात को माना जाए और इस आधार पर बात को न माना जाए। कानून की दुनिया में क्या कहता है यह महत्व की बात होती है, और इसीलिए समाज का जो बुद्धिमान वर्ग है उसने कभी भी विभीषण को गलत नहीं कहा। जैसे आप गोस्वामी जी को जितने आर्य ग्रंथ हैं उनमें कोई उठा लीजिए, सब में मेघनाथ, कुंभकर्ण,
इनमें से किसी को अच्छा नहीं कहा, और किसी भी आर्य ग्रंथ में विभीषण की कोई बुराई नहीं हुई, क्योंकि आर्य ग्रंथ ये बुद्धिमानों द्वारा लिखे गए, और जो सामाजिक मान्यता है वो समाज के आधार पर है। इसीलिए कानून के व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। अन्य समाज जीवन में लगे हुए, अन्य समाज जीवन के जो पेशे हैं उनमें लगे हुए व्यक्तियों को विद्वान नहीं कहा जाता। यद्यपि इस बात का बड़ा खराब अन्य क्षेत्रों में लगे हुए लोगों को लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां तत्व के आधार पर सम्मान किया जाता है। यहां आपकी स्थिति के मुताबिक सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए टीचर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जज साहब हो, आपके सीनियर वकील हो, कोई हो, किसी किताब में आप पढ़ें, अगर उसमें बेर के आधार पर बात नहीं कही गई है तो वो बात गलत है, ठीक है। और गलत भले ही ना हो, लेकिन वो बात निराधार है। हो सकता गलत ना हो, क्योंकि तुक्के में भी आप सही बोलते हैं, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ा है सही जानकर ही सही बोले, हो सकता तुक्के में बोले लेकिन सही हो, ये संभव है। और सही अपने सही के गुण को तो नहीं खो देगा, चाहे वो तुक्के में बोला जाए और चाहे जानबूझकर बोला जाए। जैसे आप अमृत जानकर पियोगे तो भी वो आपको अमर करेगा, और अनजाने में पियोगे तो भी अमर करेगा। अमरता जो अमृत का गुणधर्म है, वो जानकारी के आधार पर बदल जाए, अपने को परिवर्तित करे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ठीक है कि हो सकता है आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा हो, बेर के मुताबिक कह रहा हो, लेकिन फिर भी अगर वो बेर के आधार पर नहीं कह रहा तो उसकी बात निराधार है। कानून की दुनिया में सब कुछ बेर है, उसके आधार पर आपकी बात होनी चाहिए। तो अगर ये कहा जाता है कि 16-14 का ही विस्तार है, या यूं कहें 14 में जो सिद्धांत दिया गया है उसे एक विशेष क्षेत्र में लागू करना, ठीक है, ये 16 का काम है। या 14 में जो सामान्य समानता, या यूं कहें 14 में जो समानता सामान्य रूप से वर्णित की गई है, उसको एक विशिष्ट क्षेत्र में, जो रोजगार का क्षेत्र है, उसमें लागू करने का जो विचार है वो अनुच्छेद 16 की विषय वस्तु है। अगर ऐसा कहें तो कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि शब्द आप देखेंगे तो कहता है कि भारत के जो नागरिक हैं, राज्य अपने अधीन जो नियोजन है और जो नियोजन संबंधी मामले हैं उनमें अपने नागरिकों के संबंध में विधि के समक्ष समता, इसको निर्मित करेंगे। और वहां कहता भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी। तो दोनों बातें लगभग एक हो जाती हैं, बस फर्क इतना आता है कि वहां जीवन के सभी क्षेत्र अभिप्रेत है, आशयित है, और यहां एक पर्टिकुलर, एक विशेष क्षेत्र रोजगार, यह आशयित हो रहा। बस इतनी सी बात। और अगर इतनी सी बात है तो अनुच्छेद 14 में जितने सिद्धांत थे वे सारे के सारे 16 में एप्लीकेबल हो जाएंगे, पर्टिकुलरली रोजगार के क्षेत्र में, वो सारे सिद्धांत। इसलिए 14 से आइसोलेट करके, 14 से अलग करके 16 को न पढ़ा जा सकता है न जाना जा सकता है। अब 14 विधि के समक्ष समता होगी, विधि का समान संरक्षण होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। विधि के समक्ष समता होगी, विधि का समान संरक्षण उपलब्ध होगा। क्योंकि अगर विधि का समान संरक्षण उपलब्ध नहीं है तो विधि के समक्ष समता है ये नहीं कहा जा सकता, और विधि के समक्ष समता नहीं है तो विधि का समान संरक्षण हो ही नहीं सकता। दोनों फ्रेज अन्योन्याश्रित है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं।
ये यूं कहें एक के बिना दूसरा अधूरा है। अन्योन्याश्रित का मतलब ये होता है दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जब तक एक ना हो तब तक दूसरा पूर्ण रूपेण संभव नहीं। ठीक है, आप अपनी रक्षा करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने को नष्ट होने से बचाएंगे और आप जैसे हैं ऐसे बने रहने के लिए जो जरूरी है वो भी करेंगे, यानी पॉजिटिव एक्ट भी करेंगे और निगेटिव एक्ट भी करेंगे। आप खुद को नुकसान पहुंचने से रोकेंगे, आप खुद को नुकसान न पहुंचे इसकी व्यवस्था करेंगे, ये पॉजिटिव एक्ट हुआ। और खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये निगेटिव एक्ट हुआ। जब ये दोनों मिलेंगे तभी आप संभव हो, अदरवाइज आप संभव नहीं हो। तो विधि के समक्ष समता होगी, ये तभी संभव है जब विधि का समान संरक्षण हो, और विधि का समान संरक्षण तभी संभव है जब विधि के समक्ष समता हो। इसीलिए एक लाइन में एक बात लिखी गई अनुच्छेद 14 में कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण होगा। और ये लिखा क्यों गया? इसलिए क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत ये कहती है कि हमारी धरती पर कोई हो, हमने उसे अपनी विधि का समान संरक्षण भी दिया और विधि के समक्ष समता, ठीक है, इसको भी उपलब्ध कराया। इसे उपलब्ध कराने में हमने रोम के साम्राज्य की तरह, जब हम लोग स्टोइक विचारधारा पढ़ते हैं, ठीक है, तो रोम में एक चीज दिखाई देती है कि वहां विदेशियों के लिए अलग कानून है। ठीक है, जस और लेक्स ये विभाजन वहीं से आता है। लेक्स अधिनियमित विधि है और जस उचित विधि है। ठीक है, तो स्टोइक विचारधारा जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं तो वहां रोम क्या करता है, विदेशियों से अलग विधि के अनुसार संव्यवहार करता है और अपने नागरिकों से अलग विधि के मुताबिक संव्यवहार करता है। और जो महान रोमन साम्राज्य बताया जाता है वहां स्त्रियों की तो दशा तो बहुत ही खराब है। तो स्टोइक विचारधारा के साथ उन्नत होनी शुरू हुई, क्योंकि स्टोइक विचारधारा विधि के चेहरे को मानवीय बनाती है। और हमारे यहां जितना पीछे जाते जाएंगे उतना आपको बराबरी दिखेगी, और जितना मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे वहां गैर बराबरी, यानी वो महान रोमन साम्राज्य के जो अनुयायी थे जब हमारे यहां आए तब गैर बराबरी शुरू हुई। ठीक है, अदरवाइज आप जितना पीछे जाएंगे बराबरी ही दिखाई देगी। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग है, इसलिए 14 में हमने लिखा, और इसलिए भी लिखा क्यों? क्योंकि हम राज्य का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को, जो उसके नागरिक हैं, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता दे, क्योंकि उन्हीं के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ। और वो इन दोनों बातों के बिना संभव नहीं है जो अनुच्छेद 14 में लिखी हुई है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इसके बिना संभव नहीं। और जो 14 हम लोगों ने बात की थी उस पर तो ये बात आई थी कि विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब अलग अलग क्षमताओं से युक्त हैं। तो अगर उनकी क्षमताओं का ख्याल किए बिना, उनकी स्थिति का ख्याल किए बिना अगर एक ही कानून से सबको शासित करने की कोशिश हुई तो विधि का समान संरक्षण सभी को मिल ही नहीं सकता, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको नहीं मिल सकती। इसलिए वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सिद्धांत यहां भी आ जाएगा कि रोजगार के क्षेत्र में हम वर्गीकरण कर सकेंगे। ठीक है, और वर्गीकरण की जो विधि अनुच्छेद 14 में है, इन्वेंट हुई थी और जिसका प्रयोग हमने अनुच्छेद 15 में रिजर्वेशन और विशेष उपबंध करने के लिए किया, उस पद्धति का उपयोग अनुच्छेद 16 में भी होगा।
और जब अनुच्छेद 16 में उस पद्धति का उपयोग होगा जो वर्गीकरण की पद्धति है, तो आप देखेंगे यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो विभिन्न पोस्टों पर सेलेक्ट होने के लिए आयोजित किए जाते हैं वो रीजनेबल, युक्तिसंगत दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि रोजगार जो राज्य उपलब्ध कराएगा अपने अधीन, एक खूब बात समझ लें, अनुच्छेद 16 प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, राज्य अपने अधीन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। तो राज्य का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, राज्य के अधीन जो रोजगार और नियोजन है उसकी बात चल रही है कि राज्य के अधीन जो नियोजन और रोजगार है उस पर नियुक्त होने के लिए भारत का जो राज्य है वो अपने नागरिकों में समता और समानता इसको सुनिश्चित करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो देखना पड़ेगा कि राज्य के अधीन जो रोजगार है, राज्य के अधीन जो नियोजन है वो क्यों है, उसके होने का क्या कारण है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा ना। तो राज्य के अधीन जो नियोजन और रोजगार है वो इसलिए है क्योंकि राज्य अपने कामों को अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों के बिना संपादित कर ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संकल्पना है। अमूर्त मीनिंग दरबाई जिसे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन्हें मिलकर ठीक है 10 ज्ञानेंद्रियां हैं ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन उनमें से 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रमुख कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों में हाथ हैं, पैर हैं, ज्ञानेंद्रियों में आंखें हैं, नाक है, दिमाग है, मन है, ठीक है, ये सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जिसका अनुभव नहीं कर सकती वो अमूर्त है, और जिसका अनुभव कर सकती है वो मूर्त है। तो राज्य एक अमूर्त संकल्पना है और राज्य के काम है कहां, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है, और वे राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी कर देते। तो जब राज्य अमूर्त है तो वो अपने कामों को करेगा कैसे, उसे करने के लिए हैंड्स चाहिए, और वो हैंड्स वो क्रिएट करता है अपने अधीन नियोजन और रोजगार सृजित करके, वो अपने हैंड्स क्रिएट करता है। तो राज्य के अधीन जो नियोजन और रोजगार है इसमें नियुक्त करने के लिए, इसमें नियोजित करने के लिए राज्य अपने नागरिकों में विधि के समक्ष समता सुनिश्चित करेगा। ये 16 का उद्देश्य है। तो राज्य के अधीन नियोजन और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, एक निश्चित काम को करने के लिए है। और बस इतनी बात आपको कभी समझाई नहीं जाती। राज्य जो बिजली घर स्थापित किया है राज्य ने वो बिजली घर के कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए नहीं, नागरिकों को बिजली देने के लिए स्थापित किया है। और अगर राज्य के अधीन जो बिजली घर स्थापित हुआ उसके कर्मचारी जो बिजली घर स्थापित करने का उद्देश्य है जनता को अबाध विद्युत आपूर्ति, इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो राज्य कोई और मार्ग खोजेगा, क्योंकि नौकरी उपलब्ध कराना ये उद्देश्य नहीं है। राज्य के अधीन जितने नियोजन हैं, राज्य के अधीन जितनी रोजगार की दशाएं हैं, वो सब एक निश्चित उद्देश्य को समर्पित हैं, और वो उद्देश्य क्या है, बेहतर सुविधाएं, ये उद्देश्य है, इसलिए वो स्थापित है। नौकरी टीचरों को मिले इसके लिए कॉलेज और स्कूल नहीं है, बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले इसके लिए कॉलेज और स्कूल है।
लेकिन हमारे यहां सारा कुछ उल्टा ही समझ लिया गया। और हम अभी आपसे कह रहे थे कि संविधान की दिक्कत यह है कि वो जो कुछ है उसका ठीक उलट आपको बताया गया है। जो बिल्कुल असंवैधानिक वो आपको बताया गया है उनके द्वारा जो संविधान बताने का दावा कर रहे हैं। और जो अधिकृत व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसे आपने पढ़ा ही नहीं, और उसमें भी आपकी गलती नहीं, क्योंकि उसे जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, वो भी अपनी मन मुताबिक व्याख्या आपको बता रहे हैं। और भूले भटके कभी कोई अगर उसको पढ़ लेता है और उनसे पूछता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा, तो वो बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, वो तो जो चाहे सो कह सकता है। और इस ढंग से एक गलत व्याख्या और एक गलत वातावरण पूरा निर्मित रहता है। और इसीलिए आप फेसबुक, अभिव्यक्ति के जितने माध्यम है सबको देखो, वहां आपको ऐसा हाहाकार दिखाई देगा, उस हाहाकार में आपको एक ही शब्द सुनाई देगा कि मानो सरकार ने सारी नौकरियां नौकरी देने के लिए बनाई। नौकरी देना लक्ष्य कभी नहीं है, बेहतर सुविधाएं, यह है लक्ष्य। और बेहतर सुविधा बेहतर कुशल व्यक्ति ही दे सकता है, जो स्किल्ड है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वही बेहतर ढंग से उस काम को कर सकता है। तो एक काम को करने के लिए, एक काम को बेहतर ढंग से करने के लिए, एक काम को उत्कृष्ट ढंग से करने के लिए जो आदमी एलिजिबल है उसे हमें सारे नागरिकों में समान अवसर के आधार पर चुनना होगा। क्योंकि अनुच्छेद 16 का मैंडेट क्या है? अनुच्छेद 16 का मैंडेट है कि रोजगार के क्षेत्रों में, नियोजन के क्षेत्रों में राज्य अपने नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। यानी हमने भारत में जितने नागरिक हैं सबको एक पर्टिकुलर सेवा को उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि रोजगार या नियोजन किस लिए? एक सेवा को सुनिश्चित करने के लिए है। तो एक सेवा को सुनिश्चित करने के लिए जितने भारत के नागरिक हैं उनमें से सबसे उचित व्यक्ति का चुनाव समान अवसर के आधार पर, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा राज्य को। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इसके अगेंस्ट कुछ भी किया जाएगा तो असंवैधानिक होगा। तो सवाल यह है कि अगर लक्ष्य निर्धारित हो गया, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो पहला काम है लक्ष्य को निर्धारित करना। इसलिए जब आप आते हो पूछते हैं क्या करना चाहते हो, ये बताओ, ठीक है, अच्छे वकील बनना चाहते हो, नंबर ज्यादा लाना चाहते हो, कानून की समझ हासिल करना चाहते हो, ठीक है, टीचर बनना चाहते हो, जुडिशियल अफसर बनना चाहते हो, प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? क्यों पढ़ रहे कानून? और अगर सिर्फ पास होना चाहते हो तो पढ़ो ही मत। 100 नहीं 200% तुम पास हो। बिल्कुल आज से कानून की सारी किताबें बांधना और रख देना। और लगभग आप लोगों ने बांधी रखी थी पूरे LLB, हमने भी कर रखी थी। और हम कहते हैं सबसे पहले हमें देख लो। जब तक LLB की कानून पढ़ा भी जाता यही है, मैंने मालूम नहीं था, और फिर भी LLB पास है। जरूरत ही नहीं। तो अगर पढ़ना है तो अगर कानून पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है, पढ़ने मीनिंग देयर बाय एग्जाम में पास होने के लिए, तो मत पढ़ो। तो क्यों समय और पैसा दोनों बर्बाद करोगे? वैसे बर्बाद कर रहे हो, वहां 6,500 रुपए तो वही दो जो इसेंशियल है, उतना ही खर्च करो। माँ बाप पर और आर्थिक बोझ क्यों डालोगे? हाँ, कानून की समझ चाहते हो, कुछ और चाहते हो तो फिर बैठो। लेकिन एक बार लक्ष्य निर्धारित हुआ, अब लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प सिद्धि नहीं बन सकता।
ठीक है, संकल्प अगर सिद्धि बन सकता होता तो संकल्प इसे करने में तो कोई ना अक्षम है और न कंजूस है। हम सम्राट बनने का संकल्प करते हैं और संकल्प करते ही सम्राट हो जाते हैं, तो संकल्प सिद्धि नहीं बनता। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो ये वहीं तक इंपॉर्टेंट है जहां तक लक्ष्य के निर्धारण का सवाल है। एक बार लक्ष्य निर्धारित हुआ, अब यह लक्ष्य स्वयं सिद्ध नहीं हो जाएगा। आपने कहा हम जुडिशियल अफसर बनना चाहते हैं और बन जाओ, नहीं। आपने कहा हम अच्छे टीचर बनना चाहते हैं और बन जाओ, नहीं। आपने कहा हम कानून की समझ, मैच्योरिटी कानून में यह हासिल करना चाहते हैं और हासिल हो जाए, नहीं। अब रास्ता तय करना पड़ेगा कैसे। यही सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का भेद है। सबस्टेंटिव लॉ कहता है जिसने हत्या की उसे दंड मिलेगा, लेकिन दंड कैसे मिलेगा, तरीका क्या होगा, क्योंकि जिसने हत्या की उसी को दंड मिलेगा ना। जो हत्या से आरोपित है उसे दंड मिलेगा, ये तो कानून नहीं है। ठीक है, जिसने हत्या की उसे दंड मिलेगा, जो हत्या से आरोपित है उसे दंड नहीं मिलेगा। यह भी इसी लाइन में है, और यह लाइन सिर्फ कानून जानने वाले आदमी को दिखाई देती है, आम आदमी को नहीं दिखती। अरे भाई क्या कहा, जिसने हत्या की उसे दंड मिलेगा, जो हत्या से आरोपित है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने हत्या की, उसे दंड मिलेगा, ये तो कानून नहीं है। ठीक है, तो आप जिसे लेकर आए हो, इसने हत्या की, ये तो तय हो। आप जिस क्षण लेकर आए उस समय तक तो स्थिति सिर्फ इतनी है कि इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसने हत्या की। आप कहते हैं हमारे पास प्रमाण है, अगर वो प्रमाण है तो जब हम टेस्ट करेंगे तो भी वो प्रमाण ही रहेंगे, अप्रमाण नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जरा टेस्ट कर लेने दीजिए। बुराई क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है कि आज ही इसे दंड दे दिया जाए, इतनी जल्दबाजी क्या है। और इसीलिए कहा जाता है कि न्याय बदला नहीं है, न्याय सोच समझ कर किया जाता है, और बदला तुरंत होता है, इसलिए न्याय तुरंत नहीं हो सकता। इसीलिए आप हर जगह जब पढ़ेंगे कानून तो क्या लिखा होता, अनावश्यक विलंब के बिना ऐसा किया जाएगा। अनावश्यक विलंब का मतलब यह हुआ कि यदि विलंब आवश्यक है तो विलंब के साथ किया जाएगा, इसका मतलब यह भी निकलेगा। ठीक है, तो सवाल यह है, एक बार लक्ष्य निर्धारित हुआ, अब मार्ग निर्धारित करना पड़ेगा। जिसने हत्या की उसे सजा मिलेगी, तो हत्या इसने की या नहीं की, जो सबूत हैं उनकी जांच कैसे हो, ये सारे विषय हैं, और यहीं पर प्रोसीजरल लॉ आ जाता है। जो सबूत हैं उनकी जांच, इसके संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन सारे सबूत एक साथ नहीं पेश कर दिए जाएंगे, कौन पहले कौन बाद में, इसे बुलाया कैसे आदि के लिए बीएनएसएस या सीआरपीसी। और जिसने हत्या की उसे दंड मिलेगा, इसके लिए बीएनएस या आईपीसी। यही भेद है सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के। तो यहां हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि राज्य अपने अधीन जो सेवाएं और जो रोजगार सृजित कर रहा है, वे सेवाएं और वे रोजगार नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं ये उपलब्ध कराने के लिए सृजित किए गए हैं। इसलिए नागरिकों के का जो वर्ग हमारे समक्ष है उसमें विधि के समक्ष, ठीक है, समता, इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सबको उस नियोजन और रोजगार पर नियोजित होने का और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का समान अवसर देते हुए हमें उस पद और रोजगार के लिए नागरिकों का चयन करना है। यह अनुच्छेद 16 का, ठीक है, समादेश है। अब इसके लिए प्रक्रिया यह निर्धारित करनी पड़ेगी। तो प्रक्रिया अनुच्छेद 14 में पहले ही आ चुकी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको
कराने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वो सबको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर काम करना है, उस पर्टिकुलर काम को करने की क्षमता कुछ विशेष लोगों में है, तो उन विशेष लोगों को एक समान स्तर पर रखते हुए उनमें से उत्कृष्टों का चयन यह किया जा सकता है, क्योंकि एक विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए वर्गीकरण इम्परमिसेबल नहीं है, क्योंकि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध कराना है। हमें बिजली भारत के सारे नागरिकों को देनी है, तो भारत के सारे नागरिकों को बिजली देने लायक बिजली का उत्पादन नागरिकों के संपूर्ण वर्ग में शामिल प्रत्येक नागरिक नहीं कर सकता। उसके लिए इंजीनियर चाहिए, उसके लिए वो इंजीनियर चाहिए नागरिकों के वर्ग में से जो बिजली का इतना उत्पादन कर सके कि समस्त नागरिकों में समान रूप से दी जा सके, क्योंकि विधि का समान संरक्षण हर जगह ये शब्द लागू होंगे, तो नागरिकों के संबंध में भी तो लागू होंगे। जो रोजगार और जो पद हमने सृजित किए वो इसलिए कि नागरिकों को विशेष और बेहतर सुविधा मिले। तो नागरिकों को विशेष और बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए जिस लेवल की सुविधा चाहिए, जिस स्तर की सुविधा चाहिए, जिस स्तर के साधन चाहिए, वे साधन मैन्युफैक्चर या उन साधनों का विकास ये नागरिकों के वर्ग में शामिल प्रत्येक नागरिक कर ही नहीं सकता। उसके लिए जो विकास करने वाला है, जो डेवलपर है उस सुविधाओं का, जो मैन्युफैक्चरर है उन साधनों और सुविधाओं का, उसका कुछ विशेष योग्यताओं से युक्त होना ये जरूरी है। जैसे इंजीनियर जितनी बिजली उत्पादित कर सकता है, हमसे कहो बिजली उत्पादित करो, ये मशीन ऐसे चला दो और बिजली उत्पादित होने लगी, तो भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मशीन को चलाना सैद्धांतिक रूप से बता देना और बात है और चलाना और बात है। ठीक है, क्योंकि जब आप चलाएंगे, जैसे आप बोतल चढ़ रही ग्लूकोज की, कुछ नहीं ऐसे करके कर दो बंद हो गई, ऐसे करके कर दो चालू हो गई। लेकिन मरीज मूर्ति तो नहीं है, उसने जरा सा हाथ ऐसे हिला दिया, अब वो निकल गई, अब तुम खड़े, क्योंकि तुमने तो ऐसे करके चला दो ये सीखा है, और ऐसे करके कर दो बंद हो गई, अब ये तो सीखा ही नहीं। तो अगर कुशल नहीं है व्यक्ति तो मर जाएगा वो जब तक कुशल को बुलाओगे। कितनी भी चीजें सिखा दी जाए, ट्रेनिंग का अपना ही महत्व है, इसलिए स्किल्ड आदमी चाहिए। अब स्किल्ड एक ही नहीं होगा, नागरिकों का जो संपूर्ण वर्ग है उसमें बहुत सारे लोग स्किल्ड होंगे। तो जो जितने लोग स्किल्ड हैं उस काम को करने के लिए, उनमें उत्कृष्ट का चयन, उनमें सबसे बेहतर का चयन समान अवसर के आधार पर यह होना चाहिए। तो वर्गीकरण का वो प्राचीन फार्मूला कि वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्गीकरण अगर किया जा रहा है तो विधि के समक्ष समता अस्वीकार की जा रही है, यह नहीं माना जाएगा। लेकिन वर्गीकरण का आधार वास्तविक होना चाहिए, तर्कयुक्त होना चाहिए और बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, और उसका वर्गीकरण के उद्देश्य से एक निश्चित संबंध होना चाहिए। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था। तो ये फार्मूला इस प्रकार की मांग करता है कि वर्गीकरण हम करेंगे, नागरिकों को अच्छी शिक्षा ये देनी है, तो वर्गीकरण का आधार, ठीक है, ये वास्तविक बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण ढंग से निर्धारित किया जा सकता है कि वे नागरिक इस पद पर चयनित होने के लिए आवेदन कर सकेंगे जो ये निश्चित क्वालिफिकेशन, ठीक है, धारण करते हैं। जब वो धारण करते हैं तो नागरिकों के शेष वर्ग से उन्हें अलग करके एक नया वर्ग निर्मित किया जा सकता है, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, लेकिन जो अंतरक आप
चुनेंगे, इस पर्टिकुलर वर्ग में जो शिक्षा देने के लिए चयनित होने वाला है, इस वर्ग को शेष नागरिकों के वर्ग से अलग करने के लिए जो अंतरक आप चुनेंगे उसमें कितनी विशेषताएं होनी चाहिए? 3। वो वास्तविक होना चाहिए, वो तर्कयुक्त होना चाहिए, वो बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम उन्हीं लोगों को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का अवसर देंगे जिनका फर्स्ट क्लास एकेडमिक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण हम, ठीक है, तर्कयुक्त भी है कि भाई जो फर्स्ट क्लास होगा, माना यह जाता है कि वो चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से रखेगा। ठीक है, हालांकि आज तो स्थिति परिवर्तित हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा क्राइटेरियन रखा जा सकता है। ठीक है, तो बुद्धिमत्तापूर्ण, वास्तविक, और ये वास्तविक भी है कि जो पढ़ाई नहीं है उस विषय को, भले ही वो अन्य विषय में बहुत जानता है लेकिन इस विषय में तो नहीं जानता। ठीक है, तो उसे हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का अवसर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अंतरक बुद्धिमत्तापूर्ण भी है, तर्कयुक्त भी है और आपका वास्तविक भी है। तीनों विशेषताएं इसमें है। ठीक है, और इसका एक युक्ति संगत संबंध उद्देश्य से होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन निर्धारित होता है। ठीक है, पोस्टों का सबसे पहले क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, इसको निर्धारित करते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 3 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन आ गया। अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन से नागरिकों का जो वर्ग बना, इसमें से उत्कृष्ट का चयन करना है, क्योंकि हमें सबसे बेहतर सुविधा उपलब्ध करानी है, इनमें से उत्कृष्ट को चुनना है। फिर हमें एक प्रोसेस एडॉप्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन का। ठीक है, अब इस वर्ग में प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध करानी है और चयनित लोगों का एक नया वर्ग बनाना है, यानी माइक्रो क्लासिफिकेशन करना है। तरीका फिर वही इस्तेमाल करेंगे हम कि इस वर्ग में शामिल लोग, इनमें से जब हम वर्गीकरण करेंगे तो आधार वास्तविक, तर्कयुक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए और उसका उद्देश्य से एक निश्चित संबंध होना चाहिए। उद्देश्य का उत्कृष्ट सेवा देने वाले नागरिक का चयन समान अवसर के सिद्धांत के आधार पर, और नागरिकों का ऐसा वर्ग छांटने के लिए जिस अंतरक का हम प्रयोग करें तो बुद्धिमत्तापूर्ण हो, तर्कयुक्त हो और वास्तविक हो। तो अगर सिलेक्शन का प्रोसेस जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है उससे युक्ति संगत संबंध नहीं रखता तो सिलेक्शन प्रोसेस दूषित है, सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है। प्रोफेसर की नौकरी देनी है हिंदी लिटरेचर में, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन रखा, जो नेट है, जो पीएचडी है, जिसके फर्स्ट क्लास 4 फर्स्ट क्लास हैं, जिसने 4 सेमिनार में भाग लिया, ठीक हो गया। अब तुमने कहा कि इनमें से उसको नियुक्त किया जाएगा जो 100 मीटर दौड़ में फर्स्ट आएगा। अरे भाई ये कौन सा भाई तरीका हुआ भाई? अब ये समान नागरिकों का वर्ग आ गया ना। अब माइक्रो क्लासिफिकेशन आप करने हैं कि उस पोस्ट पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है उसको हम चुनेंगे। ठीक है ना, तो वर्गीकरण इनमें से करना है, इन लोगों में से सुइटेबल नहीं, सबसे सुइटेबल कैंडिडेट्स का चुनाव करना है। तो सबसे सुइटेबल कैंडिडेट्स का चुनाव करने के लिए, अर्थात सबसे सुइटेबल कैंडिडेट्स को इन एलिजिबल कैंडिडेट से अलग करने के लिए जो अंतरक आप चुने, वो अंतरक स्वयं में कैसा हो, वास्तविक, तर्कसंगत और बुद्धिमत्तापूर्ण। तो वास्तविक और तर्कसंगत और बुद्धिमत्तापूर्ण तो तब माना जाएगा जब इन सारे लोगों से हम पूछें कि भैया ये बताओ, दोहा में कितनी चौपाइयां होती हैं, सोरठे में कितनी चौपाइयां होती हैं, छंद में कितनी चौपाइयां होती हैं, ठीक है, घनाक्षरी विधा क्या है, ठीक है, साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, ठीक है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ये पूछो तब तो बात ठीक है।
ठीक है, तब तो नागरिकों के इस वर्ग से समुचित नागरिकों के वर्ग के चयन के लिए जिस अंतरक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अंतरक वास्तविक भी है, तर्कसंगत भी है, युक्तिपूर्ण भी है, क्योंकि हम इनकी विद्वता की परीक्षा, विषय में इनकी प्रवीणता, ये कितने स्किल्ड हैं विषय में, इसकी जानकारी कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो 100 मीटर बाधा दौड़ में फर्स्ट आ जाएगा उसे हम प्रोफेसर बना देंगे। भाई ये अंतरक किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण है, ये तो बताइए, ये किस प्रकार तर्कसंगत है। अब जो पढ़ने वाला है हो सकता है वो दौड़ना जानते ही ना हो। ये गधे चंद उपाध्याय थे, जैसे तैसे जुगाड़ से इनने 55% से तो पीजी कर लिया, क्योंकि खानदान भर में सब प्रोफेसर ही थे। ऐसा ही होता है, पीएचडी की जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, बस इसी पर हमें संदेह है। ठीक है, हमें तो इसी पर संदेह है कि पढ़ाई भी है। कम से कम हिंदुस्तान में पीएचडी की दशा देखकर तो हमें ऐसे लगता है कि शायद ये पढ़ाई ही नहीं है। ठीक है, ये तो चमचागिरी करने का, ये गुलामी करने का एक ढंग है। जरा गाइड एक सीरियल बना है ऑफिस, उसमें पात्र है मुसद्दीलाल, वो पीएचडी करने गया है। तो जैसे वो गाइड के पास पहुंचा, उसने अपने घर पे फोन किया, बोले तीसरा पीएचडी करने वाला आ गया, वो तीसरा नौकर जो रखा था घर में उसे भी निकाल दो। ठीक है, वो तीसरा आ गया। बोले पहले 2 निकाले थे नौकर, 2 पीएचडी वाले थे, अब तीसरा भी आ गया, इसे भी निकाल दो, क्योंकि 3 नौकर आ तो गए, अब क्या है। ठीक है, फिर वो मुसद्दीलाल पात्र अपने गाइड से पूछता है कि किस विषय में पीएचडी करें। बोले चाहे जिसमें कर लो। बोले क्या दिक्कत है? बोले हिंदी साहित्य में कर ले। बोले कर लो। बोले तो थोड़ा निराला के बारे में बताइए। बोले निराला तो हमारे साथ ही पढ़ते थे। बोले आपके साथ निराला पढ़ते? बोले और क्या है, हमारे साथ पढ़ते थे, आजकल रेलवे स्टेशन छोले भटूरे भेजते हैं। ठीक है, बोले कि अरे नहीं, हम महाकवि निराला की बात कर रहे हैं। बोले वो कौन था? ठीक है, ये गाइड है, ये पीएचडी स्कॉलर है। यही पीएचडी की दशा है, यही पीएचडी की दशा है। पीएचडी की दशा यही है। टोटल पीएचडी गूगल करा रहा है। ठीक है, टोटल पीएचडी ऐसा ही हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप सोचो, डीन राष्ट्रपाल पीएचडी स्कॉलर है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ पीएचडी स्कॉलर है। ठीक है, कानून के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे थे, उनका सिद्धांत हम पढ़ते हैं। हमारे यहां इस गुणवत्ता की पीएचडी होती है। ठीक है, तो पीएचडी पर पूरा बना हुआ वो है। ठीक है, एपिसोड वो कहता है हमारी थीसिस कहते, लेकिन बोले उसकी तो तुम चिंता ही मत करो, तुम तो बस इसकी चिंता करो कि गेंडामल हलवाई के यहां समोसे और कचौड़ी कैसी बनती। बोले इसकी चिंता करो। बोले तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे? फिर मुसद्दीलाल वो अपनी कंप्लीट करता है थीसिस, और एक है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ कचौड़ी और लाकर देता है। तो मुसद्दीलाल की पीएचडी की जो थीसिस है वो उसके नाम पर प्रकाशित हो जाती है, और वो उसकी पीएचडी अवार्ड हो जाती है जैसे टहलते हैं। तो बोले वो मुसद्दीलाल पूछता है कि हमारी क्यों नहीं अवार्ड हुई? बोले तुमने इनकी पीएचडी की शब्दशः नकल की थी इसलिए अवार्ड नहीं। बोले अरे इनने की? बोले नहीं, तुमने की, इनकी तो पहले ही अवार्ड हो गई, तुम्हारी अब तक नहीं हुई, तो तुमने नकल की है इनने। यही हो रहा है पीएचडी के क्षेत्र में। तो इन नागरिकों के वर्ग में एक सज्जन शामिल हैं जिनके घर में सब प्रोफेसर ही थे, तो पीएचडी हो गए। ठीक है, पिताजी चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, तो उनने यूजीसी के नियमों में बदलाव करवा दिया, नेट और पीएचडी दोनों अप्लाई करेंगे प्रोफेसर के लिए, ये लिखवा दिया। ये भी आ गए इसमें। ये जिंदगी भर 100 मीटर ही दौड़ते रहे, तो ये तो फर्स्ट आएंगे ही भाई। अब वो जो किताबों में अंधा हो गया वो तो दूर तक नहीं दिखाई देगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप जो माइक्रो क्लासिफिकेशन करेंगे
ठीक है, उसका एक युक्त संगत संबंध उस पोस्ट से होना चाहिए, अर्थात उस पोस्ट के जो दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करने लायक नागरिक इस प्रोसेस से, इस सिलेक्शन प्रोसेस से चुना जा सकता हो, इसकी संभावना होनी चाहिए। ठीक है, तब आप जिसको चुनकर लाएंगे वो अनुच्छेद 16 की प्रक्रिया के मुताबिक चुना गया नागरिक है, और सारे नागरिकों को इसके चुनाव में प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध हुई है और राज्य ने कोई भेदभाव नहीं किया है, ये कहा जाएगा। तो यही हम कल आपसे कह रहे थे कि अनुच्छेद 16 सारे नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राज्य के अधीन जितने नियोजन और जितने रोजगार हैं सब में उपलब्ध कराने की बात करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई कंपटीशन आयोजित नहीं किया जा सकता और जो आईएएस बनना चाहता है उसे पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर आईएएस बना दिया जाएगा, इसका अर्थ यह नहीं है। हालांकि हमने कल आपसे चर्चा की थी कि एक नया मूर्खों का वर्ग निर्मित हुआ है जो आपको अभिव्यक्ति के साधनों पर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर दिखाई देगा। वो इसी ढंग की बात करता है कि जब सबको समता है तो हम बनना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं बना रहे। सबको समता है इसका अर्थ यह नहीं है, सबको समता है, सबको एक पद पर जाने की क्षमता, इसका अर्थ यह है जो उस पद पर जा सकते हैं उन्हें समता के आधार पर उस प्रोसेस को, उस पद को उपलब्ध कराने के लिए एक युक्त संगत प्रक्रिया ये उपलब्ध कराई जाए, ये अनुच्छेद 16 का मैंडेट है। लेकिन ये 14 का विस्तार है, इसलिए इसमें वर्गीकरण की पद्धति अपनाई जा सकती है और ठीक 14 के हिसाब से ही ये भी चलेगा। शेष बात हम लोग कल करेंगे 16 पर। देखें